नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया करंट अफेयर्स मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें डेली 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा और यह रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें सारे वनडे एग्जाम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें एमसीक्यू जो करंट अफेयर्स होगा उसके साथ डिस्कशन किया जाएगा। स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। कौन सी संस्था कब बनी, किसका ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ये सब सारे चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। सारे क्लासिकल डांस वगैरह जो भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसको भी कवर करते हुए साथ में आगे हम लोग बढ़ेंगे और एक रिविजन के तौर पे भी देखते हुए चलेंगे। तो एक साल के करंट अफेयर्स को डेली 20 क्वेश्चंस का कवर करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये सारे वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो आप बीपीएससी का टीचर का एग्जाम या बीपीएससी का एग्जाम या फिर दरोगा एग्जाम्स या और भी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, रेलवे एनटीपीसी वगैरह, उसका भी आप हेस्ट में देख करके तैयारी कर सकते हैं, एक रिवीजन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि दिसंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ द्विपक्षीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते को नवीनीकृत किया है। यानी कि ऑन दिसंबर 2024 द यूनाइटेड स्टेट्स रिन्यूड द बायलैटरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर करते हुए चलेंगे ताकि दोनों स्टूडेंट्स इसमें वीडियो को पूरी तरह से देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के भी प्रेसिडेंट कौन है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप है। और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 47वें नंबर के हैं। आपको बता दें 47वें नंबर के हैं। इसके पहले ये 45वें नंबर के भी रह चुके हैं और 2017 से लेकर 2021 तक जानते हैं कि अमेरिका में कितने साल तक प्रेसिडेंट रहता, तो 4 साल तक अमेरिका में प्रेसिडेंट कोई रह सकता है और वही भारत में प्रेसिडेंट रह सकता है। तो अनलिमिटेड, ये 5 साल के लिए तक रह सकता है, लेकिन ये अनलिमिटेड यानी कि कितनी बार भी चुना जा सकता है, लेकिन इसमें मात्र 2 ही बार है जो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, और ये इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप है जो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और 47 ये अभी चल रहा है, तो ये अभी जो सेशन चल रहा है, अभी हाल ही में ये चुनाव जीते हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यू कर किए हुए हैं। साथ ही अभी इनकी एक ट्वीट अभी वायरल हुई थी जिसमें इन्होंने बहुत अलग अलग देशों में जो बीच में चले युद्ध चल रहे हैं उनको ये शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें समझौता करते हैं और इनका इस तरह से ट्रोलिंग भी हो रहा है। तो ये नोबेल पीस प्राइज के लिए है जो इस तरह से काफ़ी ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज ही इन्हें ही दिया जाए। ठीक है, जैसे कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में और ईरान इजराइल के बीच में जो चल रहा है उसको भी इन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से इनकी ट्रोलिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से। और यहाँ के जो चीन के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अभी कौन है, तो ये सी जिनपिंग है। सी जिनपिंग है और ये कब से बने हुए हैं, तो ये 2013 से, मार्च 2013 से बने हुए हैं। और वही बात करते हैं तो यहाँ के क्या है, तो प्रेसिडेंट है और ये अपने तीसरे टर्म को पूरे करने वाले हैं, तीसरे टर्म को पूरे करने जा रहे हैं और ये अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, साथ ही साथ आपको प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो कौन है, प्रधानमंत्री चाइना के कौन है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ली क्यांग याद रखना, क्या ली क्यांग, ली क्यांग है क्या, तो प्रधानमंत्री है, ये चाइना के प्रधानमंत्री है। तो ये सब कुछ चीजों को याद करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ अब देखते हैं क्या, तो 1979 से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था। कब, 1979 में एग्रीमेंट होता है 1979 में। और ये कितने वर्षों के लिए, तो ये 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इसके बाद ये हर एक वर्ष इस तरह से रेन्यू कराया जाता है। अभी हाल ही में जैसे भारत, ये चाइना और यूएसए के बीच में जो ट्रेड वार वगैरह चलाया गया था, इसमें ऐसा कोशिश, ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि ऐसा क्या होगा कि इस बार है जो ये साइंस एंड टेक एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन यह फिर भी है जो कुछ शर्तों के साथ इसको आगे बढ़ाया गया और रेन्यू किया गया अगले 5 वर्षों के लिए। ठीक है, तो ये किसके साथ हुआ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का चीन के साथ हुआ है। किसके साथ, चीन के साथ हुआ है। और चीन इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अमेरिका के साथ जुड़ता है, उसमें टेक्नोलॉजी का शेयर होता है, जिस कारण से भारत के साथ भी इसकी चुनौती है जो देखने को मिलती है। जैसे कि यदि चाइना का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा साइंस एंड टेक फील्ड में, तो उसे क्या करेगा, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा, जिस कारण से भारत का जो 99 पॉइंट, जैसे कि 99 बिलियन डॉलर का लगभग क्या है, तो ये 99 बिलियन डॉलर का भारत के साथ क्या है, तो इसका ये जो जैसे कि टोटल ये क्या हो जाएगा, तो बायलैटरल ये क्या है, तो ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापारीय घाटा कितना है, तो भारत का चाइना के साथ लगभग 99 बिलियन डॉलर यानी 100 बिलियन डॉलर के आसपास अभी 2024-25 में देखा गया है। हालांकि कुछ है जो इसमें भारत के द्वारा जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, ये सब मेक इन इंडिया ये सब स्टार्ट किए गए, जिस कारण से थोड़ा सा है जो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा है, जिस कारण से ये थोड़ा सा ये घटा है। ठीक है, और जबकि
सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? तो ये अमेरिका है, अमेरिका के बाद ये चाइना है जो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, जिसमें बोलते हैं क्या, PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि प्रोडक्शन को बूस्टअप करने के लिए वैसे योजनाएं लाए जाएं जिस कारण से क्या, तो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण उद्योग आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, इस कारण से है जो इस तरह से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वाज अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 6 जनवरी 2025। तो डेट को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 6 जनवरी 2025 को ऐसे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, बहुत सारे उस तरह से क्षेत्र में इस तरह से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को लाया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन इसका मुख्य मकसद क्या है, तो इसमें जो 6 जनवरी को लाया गया, इसमें स्टील क्षेत्र को में आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार का यह टारगेट है कि आगे इसको और भी प्रोडक्शन स्टील क्षेत्र में काम किया जाए। ठीक है, तो जानते हैं कि मिनिस्टर ऑफ जो भारत का स्टील और प्लस हैवी इंडस्ट्री, स्टील प्लस हैवी इंडस्ट्री जो मिनिस्टर हैं, कौन है मिनिस्टर, तो ये HD कुमार स्वामी हैं। HD कुमार स्वामी जो पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने यह घोषणा किया क्या, तो इस तरह से स्टील क्षेत्र में एक प्रोडक्शन जिसे नाम दिया गया PLI 1.1, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 1.1, और इसके तहत क्या, तो स्टील का प्रोडक्शन पे ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करने की बात की जाएगी, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को है जो इसमें बूस्टअप किया जाएगा, ताकि जानते हैं कि अभी भारत क्या है, तो स्टील के प्रोडक्शन में भारत क्या है, स्टील प्रोडक्शन में भारत दूसरा स्थान है, सेकंड प्लेस है आफ्टर चाइना। सेकंड इंडिया है और फर्स्ट क्या है, तो ये चाइना हो गया। और वही पूछ दे कि स्पॉन्ज स्टील में प्रोडक्शन में भारत कितना है, तो ये फर्स्ट है जो इंडिया है। ठीक है, फर्स्ट इंडिया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जानते हैं कि सेल की स्थापना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना होती है कब, सेल की स्थापना 1973 में होती है। कब, 1973 में होती है। और इसके पहले जानते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कृषि को जोड़ दिया गया, सेकेंड 5 ईयर प्लान में महालनोबिस मॉडल लाया जाता है और इसमें हैवी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता है, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट जो बनाया जाता है थर्ड 5 ईयर प्लान में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोकारो जो स्टील प्लांट है उसको कब बनाया गया था, कौन सा 5 ईयर प्लान में, तो उसको थर्ड 5 ईयर प्लान में बनाया गया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान मुख्य रूप से किस पे आधारित था, तो हैवी इंडस्ट्री पे, लेकिन इसमें इस पे तवज्जो नहीं दी गई थी, इसको नहीं बनाया गया था। बाकी राउरकेला हो गया, दुर्गापुर हो गया, और इस तरह से उसको भिलाई को हो गया, इसको बनाया गया था फर्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो किसको किसको सेकंड 5 ईयर में, इसको याद रखना है, सेकंड 5 ईयर प्लान में बनाया गया था किसको, तो याद रखना है भिलाई हो गया, भिलाई, और क्या, तो राउरकेला, दुर्गापुर, ये सब बनाया गया। और सेकंड 5 ईयर प्लान जो किस पे आधारित था, तो महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, जिसके जन्मदिन के अवसर पे 29 जून को हम लोग सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। इसे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया कहा जाता है, किसको, PC महालनोबिस को। सेकंड 5 ईयर प्लान के यही क्या थे, जनक थे। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी भारत है जो ज्यादा प्रयास कर रहा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी इसमें आगे बूस्टअप करने के लिए जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों से यह है जो संगठन है इस तरह से क्या एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया है। और इसमें देखे होंगे कि भारत ने क्या, तो सेमीकंडक्टर मिशन को भी लॉन्च किया है। तो इसको भी इस तरह से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इसके पहले जानते हैं कि भारत ने एक नेशनल स्टील पॉलिसी भी लाया था, राष्ट्रीय स्टील पॉलिसी भी लाया था, नेशनल स्टील पॉलिसी लाया था। कब लाया था, तो ये 2017 में लाया था। ठीक है, 2017 में नेशनल स्टील पॉलिसी लाया था, जिस कारण से स्टील को प्रमोट करने की बात ज्यादा से ज्यादा की गई थी, मैन्युफैक्चरिंग करने की बात की गई थी। रक्षा क्षेत्र में इस तरह से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को आगे भी बढ़ाने की बात इसमें भी की जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या, तो हमारा जो देशी वेपन्स यानी मैन्युफैक्चर हो सके अपने कंट्री में ही हो सके, जैसे स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया के थ्रू हो सके। और इसी के तर्ज पे आपने देखा होगा कि डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने 2025 को क्या कहा है, तो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स कहा है, यानी सुधारों का वर्ष कहा है। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स यानी सुधारों का वर्ष कहा है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुधारों का वर्ष कौन से ईयर को कहा गया, तो 2025 को सुधारों का वर्ष यानी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स कहा गया। और किसके द्वारा, तो राजनाथ सिंह अभी क्या है, तो ये डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, इनके द्वारा यह कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
हाल ही में नागपुर के बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और एक तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गए? तो रिसेंटली 3 टाइगर्स एंड ए leopard ड्यू टू विच वायरस इन बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड इन नागपुर महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो H5N1, H5N1 जिसे वर्ड फ्लू भी कहते हैं क्या? तो वर्ड फ्लू कहते हैं। और ये मुख्य रूप से क्या, तो ये मुख्य रूप से क्या करता है, तो अपने ये श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करता है और ये सांस लेने में दिक्कत करता है। साथ साथ ये इस तरह से ये इसी कारण से क्या हुआ, तो यहाँ पे एक तेंदुआ और 3 बाघ की मृत्यु हो जाती है। और ये बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा कहाँ पे लोकेटेड है? ये अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बर्ड फ्लू के कारण ये मौत हो जाती है, काफी ये चर्चा में भी रहता है, जिस कारण से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं FMDB क्या है। FMDB क्या है? तो फुट एंड माउथ डिजीज, जिसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं खुरपका रोग। और वैसे मवेशी और वैसे जानवर जिसके खुर होते हैं, यानी कि पैर होते हैं, जो पैर में खुड़ी होता है उसके कारण क्या खुर होता है, वैसे जानवर जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, सुअर हो गया, बकरी हो गया, उसमें भी क्या होता है, तो वैसे में ही फुट एंड माउथ डिजीज इस तरह के रोग देखे जाते हैं। उसका जो दूध देने का उत्पादन शक्ति है वो भी कमजोर हो जाता है, जिस कारण से आर्थिक स्थिति है जो किसानों के भी गड़बड़ा जाती है, जो इस पे निर्भर होते हैं, डेयरी इंडस्ट्री पे इस ऐसे निर्भर होते हैं। साथ ही साथ BLV की बात करते हैं तो क्या होता है? बोवाइन का मतलब क्या होता है? मवेशी होता है। मवेशी यानी बोवाइन क्या? तो बोवाइन हो गया बोवाइन ल्यूकेमिया, क्या? बोवाइन ल्यूकेमिया डिजीज। और ये भी किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण ही होता है, वायरस के कारण होता है। और इसमें भी मवेशियों के जो दूध देने का जो ताकत होता है वो भी, उसमें भी कमी आती है। और इसमें साथ साथ इसके भी जैसे बुखार ये सब लगना या फिर इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। और साथ साथ जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है जो जिसे क्या, तो इसमें WBC होता है, जो इम्यूनिटी पावर होता है, WBC जो इसको रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, यही इफेक्ट होता है, इसमें प्रभावित होता है, जिस कारण से उसकी है जो क्षमता, इम्यूनिटी पावर है जो मवेशियों की खराब हो जाती है। ठीक है, चलिए, और ये H1N1 क्या है? तो इसे स्वाइन फ्लू कहते हैं। क्या? स्वाइन फ्लू कहते हैं। स्वाइन फ्लू जो प्रमुख रूप से क्या, तो ये सुअर जो होता है, सुअरों में श्वसन की बीमारी होती है, श्वसन जो संक्रामक रूप से होती है, श्वसन किसमें? तो सुअर में होता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? तो मवेशियों को प्रभावित होता है। इसके जूठा या वगैरह खाने से ये है जो मानव तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये याद रखना है कौन सा है। वहीं महाराष्ट्र में और भी बात करते हैं तो तडोवा अंधेरी वहां पे महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, जनवरी 2025 में CBI के द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया है। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो भारत पोल पोर्टल वाज डेवलप्ड बाय CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन जनवरी 2025। इट वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो आपको ध्यान रखना है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर यह काम करता है। तो गृह मंत्रालय के अंदर ये CBI काम करता है। ये भारत पोल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत के गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा यह लॉन्च किया गया है भारत पोल। और ये किसके तर्ज पे आधारित है? तो इंटरपोल पे आधारित है। इंटरपोल जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। क्या? हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में है। लियोन फ्रांस में है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 7 सितंबर 1923 को होती है। 7 सितंबर 1923 को, जिस कारण से 7 सितंबर को इंटरपोल डे मनाया जाता है। क्या? इंटरपोल डे मनाया जाता है। और इंटरपोल क्या करता है? तो विश्व के अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय जो सुरक्षा एजेंसी होती है, जैसे कि CBI हो गया भारत का, वैसा ही क्या करेगा, तो उससे कांटेक्ट करके जो भी जैसे कोई फ्रॉड है या फिर उस तरह से कोई भी एक्टिविटी में चाहे क्राइम में इन्वॉल्व है उसका डाटा निकालना, उसके बारे में फिर रिसर्च करना, उसको है जो उस तरह से पकड़ना। तो इसका मुख्य इंटरपोल का काम है। इंटरपोल का 7 सितंबर 1923 को यह है जो इसकी स्थापना होती है। इसका लियोन फ्रांस है, हेडक्वार्टर है। ये याद रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन फ्रांस है। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ होती है? तो वियना में, वियना ऑस्ट्रिया में इसका स्थापना होता है। वियना ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका स्थापना होता है। कहाँ स्थापना होता है? लेकिन हेडक्वार्टर याद रखना है कहाँ है? तो लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इंटरपोल का जो
बात करते हैं तो वही भारतपोल क्या करेगा, इंटरपोल को सहयोग करेगा इसमें, और भी जैसे कोई क्रिमिनल भारत से चला गया है या भारत में आकर के दूसरे देशों से यहाँ पे संलिप्त है और उसका डाटा उस तरह से मैच हो रहा है, तब है जो उसको सहायता करेगा। तो यह किसके द्वारा, तो सीबीआई के द्वारा इसको भारतपोल पोर्टल को विकसित किया गया है। किसके द्वारा, तो सीबीआई पोर्टल के द्वारा यह भारतपोल पोर्टल विकसित किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं इंटरपोल का जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट कौन है इंटरपोल का, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका नाम है क्या, तो इसका अहमद नासर अल रईसी, और ये कहाँ का है, तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात का है, यूएई का है। और ये कब से इसका सेशन है, 2021 से लेकर 2025 तक है। कितना, 2021 से 2025 तक इसका है जो क्या कार्यकाल है, ये ध्यान रखना है। इसका नाम अहमद नासर अल रईसी है, जो ये इंटरपोल का प्रेसिडेंट है। ठीक है, और भारत है जो चाहता है कि जानते हैं कि भारत का जो मुख्य मकसद है कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाना है। 2047 तक भारत का यह टारगेट है कि 2047 तक क्या, तो एक पूर्ण विकसित राज्य के रूप में जाना है। और जिस कारण से भारत है जो अलग अलग क्षेत्रों में जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इसमें रोकने का प्रयास कर रहा है, करप्शन को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, जिस कारण से ऐसी एक्टिविटी है जो भारत इसमें चाहता है कि इसमें काम करे। और तो इस तरह से ही किया जाना है। और जानते हैं कि 2047 तक भारत को यदि लक्ष्य प्राप्त करना है कि मोस्ट डेवलप्ड नेशन का, तो इसमें क्या कर, यानी कि एक डेवलप्ड नेशन का, तो इसमें क्या करना है, कम से कम 8%, क्या, तो 8% कम से कम इसका जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए। जीडीपी कम से कम 8% ग्रोथ होना चाहिए। अभी क्या है, तो 6.3% से लेकर 6.8% के बीच में एक्सपेक्टेड ये है जो ग्रोथ चला आ रहा है, 6.3% से लेकर 6.8% तक। और यही एवरेज क्या करना है, तो 8% हर साल ग्रोथ को बढ़ाना है, इतना इसके जीडीपी में। और ये कैसे होगा, तो इसी तरह से जैसे आपने पहले बताया कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जैसे कि उसमें मेक इन इंडिया या स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम को ला करके उसको क्या करना है, बूस्टअप करना है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करना है, एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाना है, एग्रीकल्चर कमोडिटी को प्रोडक्शन हाई करना है, जिस कारण से हमारा इस तरह से जीडीपी ग्रोथ हो सकता है। और जैसे कि उसमें इंडस्ट्री, सर्विसेज और एग्रीकल्चर तीनों सेक्टरों को प्रमुखता देनी होगी। तो इस तरह से गृह मंत्रालय याद रखना है। साथ ही साथ आप याद रखें कि रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो राजनाथ सिंह हैं, और विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखकर आगे बढ़ सकते हैं। और भारत का यह भी टारगेट है कि 2027 तक क्या करना है, 2027 तक क्या, तो थर्ड इकोनॉमी बन जाना है। क्या, थर्ड इकोनॉमी वर्ल्ड का बन जाना है, थर्ड इकोनॉमी बन जाना है। यानी कि इसका टारगेट है कि अभी क्या, तो थर्ड इकोनॉमी बन गया है, बन जाना है। तो 2027 तक भारत का यह टारगेट है। अभी भारत है जो जीडीपी के मामले में 5वें स्थान पे, लेकिन अभी एक नीति आयोग के रिपोर्ट आया था, उसमें कहा कि भारत क्या है, तो ये 4थे स्थान पे आ चुका है। जापान को पीछे करके 4थे स्थान पे भारत है जो पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी है जो मुख्य रूप से क्या, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे अभी 5वें स्थान पे ही जीडीपी के मामले में है। और पीपीपी मामले में यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, और जीडीपी में 5th पोजीशन है। और पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी में कितने स्थान पे है, तो ये 3rd स्थान पे है, ये ध्यान रखना है। यानी कि किसी वस्तु का कंपेयर करना दूसरे देशों के साथ, जैसे एक पिज्जा है जो भारत में कितने डॉलर में मिल रहा है और वही अमेरिका में कितना में मिल रहा है, उसी के आधार पर ये पीपीपी तैयार किया जाता है। और वहीं जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय ए सिटीजन और नॉन सिटीजन बोथ। ठीक है, इसमें कि यहाँ पे जो निवास कर रहे हैं उस क्षेत्र में, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो, कोई भी कर रहा हो, तो उसको जीडीपी में ही काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रवासी भारतीय दिवस के संबंधित कथनों पर विचार करना और बताना है कि इसमें कौन से कथन क्या है, तो इसमें सही दिया गया है। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस इस बार आयोजित कहाँ किया गया, तो 8 से 10 जनवरी के आसपास कहाँ किया गया था, तो ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था। और इसमें देख सकते हैं कौन सा गलत है, तो इसमें मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन अब्राहिम, ये तो सही है कि मलेशिया का प्रधानमंत्री कौन है, अनवर बिन अब्राहिम है, के द्वारा वर्चुअली सभा को संबोधित किया गया। तो ये स्टेटमेंट पूरा गलत है, ओवरऑल गलत है, क्योंकि मलेशिया के तो प्रधानमंत्री ये सही है कि अनवर बिन अब्राहिम है, लेकिन इनके द्वारा वर्चुअली उद्घाटन नहीं किया गया था। उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा, तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति के द्वारा यह किया गया। और उसका नाम क्या था, तो यहाँ नाम याद रख सकते हैं कि इसका नाम क्रिस्टिन कार्ला
कंगालू। तो इस तरह से नाम याद रख सकते हैं, क्रिस्टीना काला कंगालू, ठीक, कार्ला कंगालू। तो ये इन्होंने ही क्या किया था, वर्चुअली रूप से सभा को संबोधित किया और इन्होंने जैसे गिरमिटिया मजदूर जो भारत से पहले अंग्रेजों के समय ले जाया करते थे अलग अलग कैरेबियन आइलैंड्स वगैरह, जो यही कैरेबियन आइलैंड्स कहीं भागे, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जो क्या जमैका, ये सब जो वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर होते हैं, जो आंद्रे रसेल, ये जो क्रिस गेल वगैरह, तो ये सब इसी द्वीप से ही आते हैं और वहीं पे इस तरह से ये भारतीय लोग ही पहले वहाँ ले जाए गए थे वहाँ पे मजदूरी करने के लिए। वही गिरमिटिया मजदूर जिसे बोला जाता है। 2025 के लिए थीम क्या रखा गया विषय, तो विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन डेवलप्ड इंडिया, यानी कि डायस्पोरा उसको बोलते हैं जो वैसे भारतीय जो भारतीय तो हैं लेकिन वो विदेशों में रह रहे हैं, जैसे नॉन रेसिडेंट इंडियंस या फिर भारतीय वंशज जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, उसके लिए कह रहा है कि क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, डायस्पोरा जो इंडियन डायस्पोरा है जो क्या तो इंडिया के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसकी खुशी मनाना, उसको सम्मान देना। इस तरह से इसमें 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम रखा गया है और इसमें आप देखे होंगे कि इसमें टोटल लगभग 75 देशों के से प्रतिनिधि इसमें आए थे और इसमें क्या तो इसमें टोटल है जो देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ऑनर किया 27 एमिनेंट एनआरआई विद प्रवासी भारतीय सम्मान ये अवार्ड से, यानी 27 लोगों को जो 27 प्रवासियों को दिया गया क्या तो इस तरह से दिया गया प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान पुरस्कार दिया गया कितने लोगों को, तो ये 27 को दिया गया। ये याद रखना है कितने को, 27 को दिया गया, किसके द्वारा, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। तो ये भी कथन क्या है तो सही है, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसमें 2 कट जाएगा, तो ऑप्शन जहां भी 2 है उसको काट देंगे, 2 कट गया, 2 कट गया, उपरोक्त में 1 से 1 तो इसमें भी कट जाएगा, तो 1, 3 और 4 इसमें स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 1, 3, 4 यानी कि 1, 3 और 4 क्या है तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसको इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब होती है तो 2003 से इसकी शुरुआत होती है। कब से, 2003 से इसकी शुरुआत होती है। और किस लिए शुरुआत की जाती है तो 9 जनवरी, जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका से और उन्हीं की याद में जो ऐसे प्रवासी भारतीय जो भारत लौटते हैं और भारत की स्थिति और मनोदशा को बदल देते हैं और भारत को आज़ादी तक दिला देते हैं, तो उन्हीं के सम्मान में इस तरह से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है। और ये 2003 से, और ये किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था तो एल.एम. सिंघवी के कहने पे इस तरह से स्टार्ट किया गया। एल.एम. सिंघवी के है जो रिकमेंडेशन पे कह सकते हैं, उनके है जो अनुशंसा पे इस तरह से स्टार्ट किया गया था ये। और हर एक 2 साल पे किया जाता है, क्या प्रत्येक 2 साल पे यह आयोजन किया जाता है, प्रत्येक 2 साल पे आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रख सकते हैं। और पहला कब हुआ था तो फर्स्ट हुआ था ये 2003 में हुआ था फर्स्ट, और ये कहाँ हुआ था तो फर्स्ट हुआ था दिल्ली में, न्यू दिल्ली में फर्स्ट हुआ था। ये सभी कवर करते हुए चलेंगे क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ तो इस तरह से ये हुआ था भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर जानते हैं कि इसमें पूर्वोदय को, यानी कि पूर्वी जो क्षेत्र है पूर्वोदय, यानी कि जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है उसको प्रमोट करने की बात करता है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ है जो भारत है जो बढ़ने का प्रयास कर रहा है, जिस कारण से ही भुवनेश्वर में इस तरह से आयोजित इस बार किया गया था। तो इसका आंसर आपको पता है कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि इसमें डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत, इस तरह से इसका थीम रखा गया और ये 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में किया गया था। उड़ान 2.0 योजना किससे संबंधित है तो उड़ान का मतलब क्या होता है, उड़े देश के आम नागरिक। देखिए वह बहुत सारी कीमत होती है, फ्लाइट के जो टिकट्स होते हैं बहुत महंगी होती है, जिस कारण से जो ग्रामीण किसान होते हैं वो या गांव में निवास करने वाले लोग होते हैं वो टिकट सस्ते दाम में नहीं खरीद पाते हैं, मैंने महंगे की टिकट नहीं खरीद पाते, उन्हीं की है जो उन्हीं को देखते हुए क्या तो एक छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट करना शुरू करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया और इसमें उड़ान योजना लाया गया। क्या उड़ान, यानी कि उड़े देश के आम नागरिक, उड़े देश के आम नागरिक इसका है जो फुल फॉर्म दिया गया। इसमें छोटे क्या तो इसमें टियर 2 और टियर 3 सिटीज जो मुख्य रूप से क्या तो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, उससे नीचे वाले जो सिटी होते हैं उसको क्या तो उसको इंटरकनेक्ट करना एक दूसरे हवाई क्षेत्रों से क्षेत्रीय रूप से, तो उसको इस तरह से उड़ान नाम दिया गया। और यह अक्टूबर 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। कब, अक्टूबर 2016 में। प्रधानमंत्री मोदी उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री ही थे, 2014 से ही अभी वर्तमान तक बने हुए हैं। तो यह क्या तो क्षेत्रीय हवाई संपर्क के लिए है उड़ान 2.0 योजना, या कह सकते उड़ान योजना है जो इससे रिलेटेड है। और बाद में इसी को अभी हाल ही में इसको अपग्रेड किया गया उड़ान 2.0 और इसको और भी अलग अलग शहरों को इसमें जोड़ने की प्रयास की जाएगी।
और बात करते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, जो सीमावर्ती डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज, इसके लिए सरकार के द्वारा विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम लाया गया था। क्या? विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम, विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम। और ये क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम क्यों लाया गया था। तो ये लाया गया था क्या, तो आसपास जो बॉर्डर के आसपास जो गांव होते हैं उनमें डेवलपमेंट काफ़ी कम होती है और उसका विकास जो कम होता है, जिस कारण से उसके विकास में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करने के लिए उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड है या उसमें जो रोड्स कनेक्टिविटी वगैरह है उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए इस तरह से विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कौन, विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। ठीक है, वहीं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, जिस कारण से अभी आपको बताया हमने कि 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा घोषणा किया गया। और इसमें यह बताया गया क्या, तो इसमें यह बताया गया किस तरह से है जो अपना डिफेंस का हम इंडिजिनियन क्या उसको देसीकरण कह सकते हैं, क्या उसको देसीकरण इंडिजाइनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। और अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भूमिका भी है, आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। किस तरह से प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है जो निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा, ये स्पेस सेक्टर को और भी है जो अच्छा से क्या करेगा, उसमें जैसे फंडिंग लाएगा, उसमें टेकअप्स नए नए टेकअप स्टार्टअप्स लाएंगे उसमें, इस तरह से तो ज़्यादा स्पेस सेक्टर को है जो बढ़ावा मिल जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि जनवरी 2025 में निम्न में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया। तो सबसे पहली बात करते हैं कि ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये मुख्य रूप से क्या, तो इसमें जो संस्थापक देश थे क्या थे, मात्र 4 थे, ब्रिक थे। क्या होता है कि G8 का G7 उस समय जो अभी G7 होता है वही पहले G8 होता है उस समय, क्योंकि रसिया उसमें इन्वॉल्व होता है, जिस कारण से रसिया के कारण यह G7 पहले G8 होता है। लेकिन 2014 में क्या होता है कि रसिया है जो क्रीमिया पे हड़पना चाहता है, क्रीमिया को अपने क्षेत्र में मिलाने के प्रयास करता है, जिस कारण से 2014 में G7 से G8 से कह सकते हैं G8 अब G7 हो जाता है और रसिया उससे बाहर निकल जाता है, रसिया को बाहर निकाल दिया जाता है G8 ग्रुपिंग से, फिर G7 बन जाता है। वहीं फिर क्या होता है कि G8 की मीटिंग में क्या होता है कि ब्रिक 2006 में यह मीटिंग होती है और उसमें ब्रिक शब्द जेम्स ओ नील के द्वारा इस तरह से गढ़ा जाता है। क्या, तो जेम्स ओ नील के द्वारा एक शब्द गढ़ा जाता है, जेम्स ओ नील के द्वारा इसका नाम रखा जाता है ब्रिक। और ब्रिक में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, इसमें फिर बाद में क्या होता है साउथ अफ्रीका भी ऐड हो जाता है। क्या, साउथ अफ्रीका ऐड होता है, कब होता है 2010 में ये ऐड होता है, जिस कारण से क्या होता है कि ब्रिक्स की संख्या 5 हो जाती है। फिर अभी हाल ही में 2024 में आपने देखा कि 2024 में संख्या इसकी बढ़ के कितनी हो चुकी है, तो 5 ये हो गया, 2 4 5 प्लस इसमें इजराइल इसमें यूएई जुड़ गया, यूनाइटेड अरब अमीरात, प्लस इसमें इजिप्ट, इथोपिया, ये सब जुड़ते चले गए। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं क्या क्या अभी ब्रिक्स कंट्री कौन कौन है, तो इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, साउथ अफ्रीका, रशिया, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया। देखिए अभी वर्तमान में ये सऊदी अरेबिया है जो डिस्कशन कर रहा है कि हम भी इसमें शामिल हो जाएं, लेकिन पूरी तरह भी ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ है। अभी हाल ही में आपने देखा कि जनवरी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनवरी में 2025 में कौन ब्रिक्स का 10वां सदस्य 10th मेंबर कौन बना है, तो ये 10th मेंबर बन गया है, इंडोनेशिया बन गया है। क्या, इंडोनेशिया बन गया है, तो इंडोनेशिया याद रख सकते हैं। और इसमें ठीक है, तो इसमें एक ईरान भी है, तो यूएई, इजिप्ट, इथोपिया प्लस ईरान इसका हो जाएगा। तो इस तरह से 5 4 9 और 1 10, इंडोनेशिया 10वां इसका सदस्य बन गया है। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना इसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और ये अभी वर्तमान में अर्जेंटीना है जो इसका मेंबर नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके और भी कुछ मेंबर कंट्री होते हैं, तो मेंबर कंट्री कितने हैं, तो मेंबर कंट्री की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में अभी 10 है। सऊदी अरेबिया को आप हटा लेंगे, अर्जेंटीना को हटा लेंगे। ठीक है, इसमें मेंबर कंट्री में और पार्टनर कंट्री होता है जो साथ साथ डायलॉग पार्टनर के रूप में उसमें है जो संवाद पार्टनर के रूप में वहाँ पे स्थित होते हैं। जैसे इसमें वियतनाम है, बेलारूस है, उज्बेकिस्तान है, युगांडा है, थाईलैंड है, नाइजीरिया है, मलेशिया, कजाकिस्तान, क्यूबा, बोलीविया, ऐसे प्रमुख देश जो इसमें जुड़े हुए हैं। एक क्या, तो डायलॉग पार्टनर के रूप में इसमें शामिल होते हैं। जब ब्रिक्स की मीटिंग होती है तो इसमें शामिल होते हैं। और आपको बता दें कि जो पहला ब्रिक्स का मीटिंग हुआ है कब हुआ था, तो 2006 में होता है। और कहाँ पे इस तरह से होता है, तो ये रशिया में होता है। कहाँ, रशिया में इसकी पहली मीटिंग होती है, पहला है जो 2006 में रशिया में होता है। अभी हाल ही में 16वां 16th ब्रिक्स का मीटिंग होता है, कहाँ पे, कजान रूस में होता है। कहाँ, कजान
रूस, कजान के शहर रूस में होता है। वहीं 17th जो कहाँ होता है, तो ये रियो डे जेनेरियो में होता है, रियो डे जेनेरियो में होता है। और ये कहाँ है, तो ये ब्राजील के शहर है। कहाँ, ब्राजील में है। तो इस तरह से देख सकते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। इंडोनेशिया के राजधानी की बात करते हैं तो कहाँ है, तो जकार्ता है, अर्जेंटीना पेशु और अजरबैजान बाकू इसकी राजधानी है। ठीक है। और जीडीपी के मामले में कह सकते हैं कि ब्रिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, एक जीडीपी में कितना है, तो लगभग 35% है जो जीडीपी में है। 35% वर्ल्ड जीडीपी का यह भाग है। ठीक है, 35% वर्ल्ड जीडीपी का है जो ये भाग है। और वहीं पे 46% है जो क्या जनसंख्या ये कवर करता है। तो 46% है जो ये कवर करता है, 46% जनसंख्या है जो इसमें इन्वॉल्व है। और देख सकते हैं इसमें दो जो प्रमुख क्या, तो विश्व के प्रमुख देश है इसमें क्या है, तो रशिया, ये सॉरी, पहला इंडिया हो गया जो विश्व का प्रमुख है जो जनसंख्या में सबसे अभी पूरे वर्ल्ड में पहला स्थान पे है। वहीं उसके बाद दूसरा चाइना, तो दोनों इसमें इन्वॉल्व है। तो लगभग 46%, यानी कह सकते हैं 50% ऑलमोस्ट है जो क्या, तो अगर ये ब्रिक्स का ही पार्ट है। और इंडोनेशिया क्या है, तो इंडोनेशिया ये चौथा फोर्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड का, फोर्थ मोस्ट पॉपुलेटेड यानी कि सबसे ज्यादा, यानी कि चौथा सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या वाला ये देश है इंडोनेशिया, जो भी इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई, तो मैया सम्मान योजना विच वाज इन न्यूज रिसेंटली वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, तो इट इज लॉन्च्ड बाय हेमंत सोरेन, सीएम ऑफ क्या, तो झारखंड। और ये लॉन्च किया गया झारखंड मुख्यमंत्री के द्वारा, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें 2500 रुपया कितना दिया जाएगा, तो 2500 रुपया दिया जाएगा, 2500 रुपया मंथली दिया जाएगा। वैसे माताओं को, महिलाओं को उस तरह से दिया जाएगा जो गरीब तबके से आते हैं। ठीक है। और जब बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड की स्थापना कब होती है, 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है। और ये कब से, कहाँ से, तो ये बिहार से अलग होता है, बिहार से अलग होकर ये बन जाता है। और ये पूरे भारत का कौन सा क्षेत्रफल में कौन सा ये पोजीशन पे आता है, तो क्षेत्रफल में आता है। और जनसंख्या में देख सकते हैं, जनसंख्या में कौन से स्थान पे आता है, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान पे, तो 14-15 आता है क्या, तो क्षेत्रफल में 15वां स्थान इसका है, 15th पोजीशन। और इसमें 14th पोजीशन जनसंख्या में है, जनसंख्या में 14th, और ये क्षेत्रफल में 15वां इसका संख्या आता है। और बात करते हैं तो ये कौन कौन से राज्यों से घिरा हुआ, तो झारखंड है जो मुख्य बिहार से अलग होता है, तो बिहार से तो जुड़ा रहेगा, तो बिहार हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो प्रमुख ये 5 राज्यों से क्या, तो 5 राज्य से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, 5 राज्यों से यह बॉर्डर शेयर करता है क्या, तो ये झारखंड बॉर्डर शेयर करता है, तो ये ध्यान रखना है। और कर्क ऑफ रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बिहार से नहीं गुजरती लेकिन झारखंड से गुजरती है, ये ध्यान रखना है। और ऐसे 8 राज्यों से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य के द्वारा भारत की शताब्दी तक राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप स्वर्ण आंध्र विजन 2047 पेश किया है, तो भारत सरकार का भी टारगेट है कि 2047 तक एक वर्ल्ड का डेवलप्ड कंट्री के रूप में भारत है जो विकसित हो। वैसा ही आंध्र प्रदेश के द्वारा भी एक रोड मैप तैयार किया गया है कि हम क्या करेंगे, तो जीरो पॉवर्टी करेंगे, यानी कि गरीबी को जीरो तक ले आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, यानी जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी दर को कम करेंगे। साथ ही साथ इसमें क्या, तो समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर यानी सेल्फ सफिशिएंसी पे काम करेंगे। तो यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया कि हम ये क्या लाएंगे, तो इस तरह से स्वर्ण आंध्र विजन 2047 लाएंगे ताकि हमारा स्टेट क्या हो, डेवलप हो, जैसे कंट्री डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से किसके द्वारा लाया गया, तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर एक तेलंगाना नए राज्य बनता है और 2 जून 2014 को एक नए राज्य के रूप में है जो इसका निर्माण किया जाता है। और अभी वर्तमान में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश की बता दें कि आपको राजधानी, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। कहाँ, अमरावती है। वैसे 1-2 राजधानियां यहाँ पे और भी है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है ये अमरावती है। वहीं तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद है।
ठीक है, हैदराबाद है जो तेलंगाना की राजधानी है, इसको इस तरह से देख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है कौन है, चंद्रबाबू नायडू हैं। और वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो सी रेवंता रेड्डी हैं। ठीक है, रेवंता रेड्डी, तो इस तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जेड मोड़ सुरंग, जेड मोड़ सुरंग किन दो जिलों को जोड़ता है, तो जेड मोड़ सुरंग इसका नाम इसलिए पड़ गया कि इस तरह से एक जेड के आकार का है जो इस तरह से शेप लेता है, जो मोड़ बनता है तो इस तरह से शेप लेता है, जिस कारण से जेड मोड़ सुरंग रखा गया। और इसका सोनमर्ग दर्रा भी नाम दिया गया, सोनमर्ग भी नाम दिया गया है क्या, तो सोनमर्ग सुरंग भी इसका नाम दिया गया है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है क्या है, तो 6.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। इस तरह से देख सकते हैं जेड मोड़ टनल यहाँ पे दिया गया है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो जम्मू कश्मीर में यह लोकेटेड है। और मुख्य कहाँ पे, तो ये जम्मू कश्मीर में, और सोनमर्ग और गंदेरबल जिले को ये जोड़ता है। किसको, सोनमर्ग और गंदेरबल जिला को जोड़ता है, जो कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का जिला है। ठीक है, और इस तरह से याद रखना है। और लद्दाख और श्रीनगर को क्या जोड़ने का यह प्रयास करता है, लद्दाख प्लस श्रीनगर को यह जोड़ने का प्रयास करता है। और ये मुख्य रूप से किसका भाग है, तो ये जो जोजिला दर्रा बनाया गया था, जोजिला टनल बनाया गया था, इसी के है जो आगे एक्सटेंशन के रूप में यह काम करेगा, जिसकी जो लंबाई थी कितनी, तो 14.15 मीटर, 1 किलोमीटर थी, 14.15 किलोमीटर इसकी क्या, तो ये लंबाई थी 14.15 किलोमीटर, जोजिला टनल की लंबाई थी 14.15 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है, 14.15। और ये किसको जोड़ता है, तो जो जिला जोड़ता है, क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर प्लस लेह को एक दूसरे को जोड़ता है। ठीक है, ये याद आपको रखना है। ठीक है, और बता दें कि यह जो जेड मोड़ सुरंग बनाया गया है, ये बनाया गया है किसको, तो ये थज्जीवास, यहाँ पे एक थज्जीवास ग्लेशियर है, थज्जीवास ग्लेशियर है। ठीक है, थज्जीवास ग्लेशियर, उसी के नीचे यह बनाया गया है। ठीक है, थज्जीवास ग्लेशियर के नीचे यह जेड मोड़ सुरंग को बना दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इमेज के फॉर्मेट में देख सकते हैं, दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सीई क्या, तो CAES, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, यानी कि हवाओं को उस तरह से कंप्रेस करके क्या करना है, तो उसमें जो एनर्जी है उसको स्टोर करना है और जाकर इसी के बेसिस पे काम करेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो उसको कहाँ स्टोर करेंगे, तो उसको है जो क्या ग्राउंड में है जो स्टोर कर सकते हैं, जब इसका पीक पे रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, और जब वहीं पे जब डाउनफॉल हो तो उसमें उसको निकाल करके यूज किया जा सके। इस तरह से ही ऐसा एक टेक्नोलॉजी लाया है। और इसमें वर्ल्ड फर्स्ट 300 मेगावाट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज लाया है फैसिलिटी, ये किसके द्वारा लाया गया है, तो इस तरह से चीन के द्वारा यह शुरू किया गया। किसके द्वारा, चीन के द्वारा यह लाया गया है, चीन के द्वारा यह शुरू किया गया है। और इसका नाम दिया गया नेंगचू 1, क्या, नेंगचू 1, इसका नाम क्या है, तो नेंगचू 1, नेंगचू 1। अलग अलग देशों के द्वारा भी इसको अपनाया जा रहा है। जिस तरह से कार्बन रिस्टोरेशन या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह जाकर के उसको स्टोर कर देना है, या किसी भी गैस को और बाद में उसका यूज करना है, ताकि वहां से है जो फिर क्या इसका है जो रिस्टोरेशन हो सके। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। अगला है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा स्पेडेक्स और पोएम 4 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इन विच स्टेट एजेंसी रिसेंटली सक्सेसफुली कंप्लीटेड स्पेडेक्स एंड पोएम 4, पोएम 4 स्पेडेक्स मतलब स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि दो छोटे छोटे सैटेलाइट्स यदि अंतरिक्ष में गए हैं तो उसको आपस में कनेक्ट करना, आपस में एक दूसरे से फ्यूल को भी एक्सचेंज करना। और आने वाले ऐसे टेक्नोलॉजी है जो भारत के लिए, जैसे भारत स्पेस स्टेशन का एस्टेब्लिशमेंट होने वाला है 2035 तक, ये टारगेट रखा गया है। और तो इस तरह से उसमें काम भी करेगा, भारत के काम भी करेगा। तो इस तरह से लाया गया स्पेडेक्स। और इसमें दो तरह के SDX-01 जिसे नाम दिया गया चेजर, और SDX-02 इसका नाम दिया गया टारगेट। तो इस तरह से दोनों को इस तरह से लाया गया है और स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया है। वहीं पोएम की बात करते हैं। पोएम क्या है, तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 4, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 4। और ये दोनों को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो ये PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया, PSLV C60 के द्वारा, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 के द्वारा इसको
लॉन्च कर दिया गया। कहाँ से? तो ये श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ? आंध्र प्रदेश के। कहाँ? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश के ये श्रीहरिकोटा में वहां से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कह रहा है किसका है? तो ये इसरो का है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का है। और इसरो की स्थापना आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की जाती है। और इसके 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हो करते हैं। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ? हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। वहीं नासा की स्थापना कब होती है? तो 1958 में होता है इसका, 1958 में होता है। सीएनएससी किसकी है? तो चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी है, चाइनीज है। ठीक है, ईएसए क्या है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। और जाक्सा क्या है? तो जापान स्पेस एजेंसी है, जाक्सा। वहीं रोसकॉस्मोस क्या है? तो रशिया की। ठीक है, रशिया की क्या है? तो ये स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है, ये रशिया की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो PSLV C60 का ही मिशन ही क्या है? स्पेसएक्स मिशन। इस तरह से देख सकते हैं, दो स्मॉल सैटेलाइट्स को कनेक्ट करना या एक दूसरे को जोड़ना, इस तरह से स्पेसएक्स मिशन के अंदर किया जाएगा। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। यह किसके द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 वाज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यह जारी किया गया है। इसमें मुख्य रूप से क्या? तो विश्व आर्थिक स्थिति कैसी है और इसकी संभावना आगे क्या होने वाली है, उसके बारे में इसमें रिपोर्ट में बताया गया है। और आपको बता दें कि और भी बहुत सारे, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बात करते हैं तो बहुत सारे इसमें भी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो ग्लोबल, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, क्या? तो जेंडर गैप यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी को दिखाता है, जेंडर गैप हो गया। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया। वर्ल्ड कंपटिटिवनेस रिपोर्ट हो गया, यानी किस तरह से वर्ल्ड में कंपटीशन हो रहा है ट्रेड में। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, कंपटिटिव रिपोर्ट यहाँ पे याद रख सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये सब। ठीक है, तो ये सब विश्व आर्थिक मंच के द्वारा और भी जारी किए जाते हैं। जैसे क्या? तो ट्रैवल एंड टूरिज्म भी जारी किया जाता है। क्या? ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट जारी किया जाता है। साथ ही साथ ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या? IT रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये सारे है जो जारी किया गया है किसके द्वारा? तो ये जारी किया गया है किसके द्वारा? तो ये याद रखना है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और इसका जो मीटिंग होता है हर एक साल लगभग कहाँ? तो दावोस, स्विट्जरलैंड में ही होता है। और वहीं वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं तो इसी के द्वारा पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट था वो जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो अभी बी रेडी हो गया है। क्या? बी रेडी, बिजनेस रेडी, इस तरह से अब रिपोर्ट आने लगा, बी रेडी रिपोर्ट आने लगा है। तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट बी रेडी, इस तरह से याद रख सकते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी जारी करता है। क्या? तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी किस तरह से जो आपका लॉजिस्टिक्स काम कर रहा है उस पर भी काम करेगा। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स भी जारी करता है कौन? ये वर्ल्ड बैंक करता है। IMF की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्या? तो मुद्रा कोष के बात करते हैं तो इसमें ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार IMF का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये भी याद रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भी IMF के द्वारा। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखना है, कौन सा रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, आपको ये सब ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा विवाद से विश्वास योजना के लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी गई है। यह योजना किससे संबंधित है? तो यह कौन से, यानी विवाद से विश्वास, यानी कि जो आप इनकम टैक्स भरते हैं, कभी कभी क्या होता है विवाद होता है या
जो डिस्प्यूट इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ आपका है जो ऑनलाइन, अभी तो सारे आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ही फिल करते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं, लेकिन कहीं कहीं विवाद होता है तो जिस कारण से आपका है जो कभी ज़्यादा पैसा है जो उस तरह से हो जाता है, जिस कारण से टैक्स बन जाता है। इस कारण से ही क्या, तो विवाद से विश्वास योजना यदि आपको है तो उसमें कुछ पैसा दे करके जो भी आपका जो चार्ज लग रहा है उसको दे करके उसको निपटारा करें। इसकी है जो डेट बढ़ा दी गई थी 31 जनवरी 2025 तक। और एक इसके लिए तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर से के लिए यानी सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो डायरेक्ट लेवी होते हैं हमारे पे खुद पे होता है, और वही है जो क्या करता है, डायरेक्ट टैक्स पे करता है। जैसे इनडायरेक्ट है जो दूसरे को यानी कंपनी की तरफ से घूम घाम कर उस तरह से आता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स जो हमको खुद ही पे करना होता है। तो इस तरह से सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को इस्टेब्लिश किया गया था, और इसमें 1964 से ही इस तरह से ये देख रेख कर रहा है कि किस तरह से डायरेक्ट टैक्सेस को जमा करना है। और ये इनकम टैक्स वगैरह, कारपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब सारे डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, तो इसको याद रखना है। और जानते हैं कि अभी जीएसटी की स्थापना की गई थी। जीएसटी की स्थापना की जाती है कब, 1 जुलाई 2017 से इसको स्टार्ट किया जाता है, और ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला करके एक साथ कर दिया जाता है 1 जुलाई 2017 से। और ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 में किया जाता है, और 2017 से इस तरह से 1 जुलाई 2017 के, जिस कारण से जीएसटी डे भी मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है, जीएसटी दिवस। ये सब याद रखना है। और इसको कौन से आर्टिकल में, 279 आर्टिकल ए में रखा गया है, और इसे जीएसटी काउंसिल नाम दिया गया है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, तो ये क्वेश्चन है जो अभी बिहार सिविल कोर्ट मेंस में पूछा गया था कि सिविल जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और अभी वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। तो इस तरह से भी तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आते जाएगा, तो इस तरह से भी ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे, इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है, तो ये डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा आदिवासी छात्रों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की गई, तो रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो इसमें ट्राइबल स्टूडेंट जो कह सकते हैं क्लास 9th और क्लास 11th में वैसे स्टूडेंट्स क्या है, तो मतलब 9th के बाद सोचे कि हम ड्रॉप आउट कर जाए, यानी कि आगे हम पढ़ ना पाए, या 11th 10th तक पास कर गया, 8th तक पास कर गया, लेकिन 9th में या 11th में एडमिशन न ले पाया। ठीक है, तो इस कारण से उसको ही सपोर्ट करने के लिए, यानी कि ड्रॉप रेट को कम करने के लिए, इस तरह से योजना लाया गया है, जिसका नाम रखा गया है क्या, आदिवासी छात्रों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए क्या, तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। और ये मुख्य रूप से किसके द्वारा, तो ये ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन चरण मांझी के द्वारा इस तरह से शुरुआत की जाती है क्या, तो इस तरह से क्या नाम, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की जाती है। ठीक है, और इसमें 5,000 रुपया दी जाती है, 5,000 रुपया दी जाती है क्या, तो 5,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, 5,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा इसको आगे पढ़ाई करने के लिए। और साथ ही साथ ये पर मंथ नहीं दिया जाएगा, एक इंस्टॉलमेंट पे उस तरह से एक मतलब एक ईयर के लिए दिया जाएगा। तो 24-25 के लिए यह दिया गया है, घोषणा ऐसा किया गया है। और ये मुख्य रूप से किसके लिए, तो एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। जानते हैं कि शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या है जो मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ, ओडिशा में है। और ओडिशा में सबसे ज़्यादा क्या है, तो पीवीटीजी की संख्या है, यानी पीवीटीजी जो टोटल भारत में पीवीटीजी कितने हैं, तो टोटल 75 पीवीटीजी है। और ये यूपीएससी के पीटी एग्जाम में पूछा गया कि भारत में कितने पीवीटीजी है, तो प्राइमरली क्या, तो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि सबसे जो ट्राइबल ग्रुप होता है उसमें भी सबसे कमजोर। ठीक है, तो उसको पीवीटीजी में लाते हैं, इसमें 75 है। और मुख्य रूप से क्या, तो कहाँ, तो सबसे ज़्यादा ये ओडिशा में इसकी संख्या है। और सबसे ज़्यादा इसके पीवीटीजी कहाँ है, ओडिशा में ही है। कहाँ, ओडिशा में सबसे ज़्यादा पीवीटीजी है। ये 18 भारत के 18 राज्यों में यह मुख्य रूप से फैला हुआ है, और कुछ यूनियन टेरिटरी में भी है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि जनवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ किया गया, तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। और उसमें जो वेव एनर्जी से जो उसके बारे में रिसर्च करना, उसमें इनोवेशन करना, जो वेव एनर्जी से रिलीज होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना, ये सब सारे, तो उसके लिए ही आईआईटी मद्रास ने सबसे बड़े दुनिया का, एशिया का लार्जेस्ट सैलो वेव बेसिन, सैलो मतलब क्या होता है कि जहाँ पे छोटे छोटे कम पानी में भी उस तरह से जो लहरें बनती है, उसमें किस तरह से क्या करना है, तो वहाँ से एनर्जी किस तरह से प्रोडक्शन करना है, किस तरह से उसमें रिसर्च करने के लिए इस तरह से आईआईटी मद्रास ने आज उसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है,
ठीक है। तो IIT मद्रास लॉन्च्ड शैलो बे बेसिन एशिया का लार्जेस्ट फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। वही IIT बॉम्बे के द्वारा क्या किया गया है, IIT बॉम्बे के द्वारा एक इनिशिएटिव लाया गया है क्या, तो एक सॉइल बैक्टीरिया बनाया गया है, सॉइल बैक्टीरिया बनाया गया है, सॉइल बैक्टीरिया बनाया गया है, जिस कारण से क्या, तो वैसे बैक्टीरिया जो सॉइल में जाएंगे और उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देगा और उसका जो फर्टिलिटी रेट है उसको भी बढ़ा देगा। साथ साथ क्या करेगा, तो उसमें अगर कोई कीड़ा उसको फसल को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर सॉइल को हार्म कर रहा है तो उसको भी है जो क्या करेगा, तो उसको मारने का काम करेगा। और इस तरह से ये मुख्य रूप से क्या, तो फसल को और अच्छा करेगा और सॉइल की है जो फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। अगला है कि असम के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार किसको दिया गया 2023 में, तो यह दिया गया सोनल मानसिंह को दिया गया। किसको, सोनल मानसिंह को दिया गया। किसको, सोनल मानसिंह को दिया गया। और ये क्या, क्लासिकल डांस से बिलोंग करती है, क्लासिकल डांस से बिलोंग करती है। और जानते हैं कि शंकरदेव जो 15वीं सदी के क्या है, तो 15वीं सदी के है जो क्या, तो असम में सबसे पहले क्या, तो वैष्णव धर्म की स्थापना, नव वैष्णव धर्म की स्थापना करते हैं, नव वैष्णव धर्म की स्थापना करते हैं। कहाँ पे, ये असम में करते हैं। कहाँ, असम में करते हैं 15वीं शताब्दी में। कब, 15वीं शताब्दी में। और इस तरह से वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। सोनल मानसिंह कौन कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो भरतनाट्यम प्लस ये ओडिसी से जुड़े हुए हैं। क्या, ओडिसी से जुड़े हुए हैं। तो दोनों क्वेश्चन इस तरह से याद रखना है कि भरतनाट्यम और ओडिसी, भरतनाट्यम कहाँ, तमिलनाडु का है, ओडिसी ओडिशा का क्लासिकल डांस फॉर्म है। जानते हैं कि टोटल क्लासिकल डांस फॉर्म्स कितने हैं, तो 8 है। इसी में भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, कथकली केरल, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर, ठीक है, कथक उत्तर भारत। ठीक है। तो इस तरह से 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है, उसको याद रख सकते हैं। छऊ क्या है, तो एक अर्ध क्लासिकल डांस फॉर्म है, पूरी तरह से क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है, जो बिहार कहाँ, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा इस तरह से क्षेत्रों में मनाया जाता है। ठीक है। और मल्लिका साराभाई की बात करते हैं, तो मल्लिका साराभाई ये किससे जुड़े हुए हैं, तो ये भरतनाट्यम प्लस ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, ये भरतनाट्यम और ये कुछ कथकली से जुड़े हुए। क्या, भरतनाट्यम और प्लस क्या, तो कथकली, कथकली से ये जुड़े हुए हैं, कथकली से। और इन्हीं की मल्लिका साराभाई की क्या है, तो ये बेटी है। कौन, ये किसकी बेटी है, तो मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई प्लस विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई की ये बेटी है। विक्रम साराभाई जो इसरो के पहले इनक्वास्पार था उसकी रचना में, उसके जो इंडिया में स्पेस मिशन के फादर कहे जाते हैं विक्रम साराभाई, उन्हीं की ये बेटी थी। कौन, ये मल्लिका साराभाई। और ये मृणालिनी साराभाई थी, ठीक, इनकी मम्मी थी मल्लिका साराभाई की। यामिनी कृष्णा मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात करते हैं तो यह किससे जुड़ी है, तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी प्लस कुचिपुड़ी। जो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। वहीं बिरजू महाराज की बात करते हैं तो बिरजू महाराज कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो कथक से जुड़े हुए, कथक से। और ये उत्तर भारत का कथक है, उत्तर भारत का कथक है। और एक कौन से घराना का ये भी जुड़े हुए हैं, तो ये भी लखनऊ घराना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि कौन से घराना, तो लखनऊ घराना से जुड़े हुए हैं। लखनऊ घराना से मुख्य रूप से क्या, तो कथक में 4 प्रमुख घराना है, उसी में से एक क्या है, तो ये लखनऊ घराना, उसी से बिरजू महाराज जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि सितारा देवी भी किससे जुड़ी हुई, तो कथक से ही जुड़ी हुई सितारा देवी। क्या, सितारा देवी का नाम आपने सुना हो, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सितारा देवी, सितारा देवी, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, तो भारत की साम्राज्ञी कहा है। क्या, तो भारत की नृत्यांगना में प्रमुख साम्राज्ञी कहा है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, या कह सकते हैं कथक की रानी। क्या, कथक की रानी भी कहा गया, कथक की रानी किसको कहा गया, तो ये सितारा देवी को कहा गया। ठीक है। तो इस तरह से चलते हैं आगे, इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कृषि मंत्रालय के द्वारा आयोजित एग्री स्टैक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो एग्री स्टैक कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी को मुख्य रूप से एग्रीकल्चर से जोड़ना इसका मुख्य मकसद रहेगा, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और भी तेजी से बढ़ सके और इसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, इनकम जो फार्मर्स का है, उसको डेवलप किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, इसका मुख्य मकसद ये रहा। और इसी के तर्ज पे यह एग्री स्टैक कॉन्फ्रेंस किया गया। कहाँ पे, तो ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ, नई दिल्ली में किया गया। और मुख्य रूप से इस तरह से याद रख सकते हैं कि डाटा से डिलीवरी की ओर, यानी किस तरह से आपको
डाटा मिल गया, डाटा से फिर उसको डिलीवरी करना है, यानी डाटा से डिलीवरी की ओर जाना है। यानी कि आपको डाटा तो मिल गया, डाटा से कहाँ डिलीवरी की ओर, यानी किस तरह से आपको सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, सॉइल हेल्थ कार्ड से आपको रिपोर्ट मिल गया सॉइल का, इसमें कब प्रोडक्शन करना है, कौन से फसल को कब है जो इसमें उपजाना है, तो इस तरह से सॉइल हेल्थ कार्ड है जो रिपोर्ट देता है। तो इस तरह से डाटा मिल गया, तो उसको डिलीवरी भी करना है, किस तरह से कौन से फसल कौन से महीने में कौन से कब उसको उपजाना है, कब क्या वेदर कैसा है, मौसम के अनुसार उसको इस तरह से प्रोडक्शन करना है, तो इस तरह से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये डिजिटल इकोसिस्टम पे मुख्य रूप से आधारित है। ठीक है, और जैसे कि एमएसपी में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो मुख्य रूप से क्या तो 23 फसलों को दी जाती है, अभी हाल ही में 14 फसलों पे रिन्यू करा दिया गया है, और इसमें धान की फसल पे 2369 रुपया दिया गया है। क्या धान पे कितना 2369, यानी पहले 2300 रुपया पर क्विंटल था, लेकिन इसको बढ़ा के अब 2369 रुपया कर दिया गया है, एक क्विंटल यानी 100 kg पे 2369, यानी क्या 1 kg का दाम कितना तो 23.69 रुपी हो गया। इसमें है जो इससे कम में क्या तो किसान है जो मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। यदि कोई मिल रहा है कोई मतलब इसमें कम प्राइस पे मिल रहा है तो सरकार बोलेगी कि हम इसमें खरीदेंगे, और आपको कम से कम 2369 रुपया पर क्विंटल मिलना ही चाहिए। ठीक है, अगला है कि भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह, यानी हु विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट थिंकिंग सैटेलाइट। तो थिंकिंग सैटेलाइट यानी आपका मस्तिष्क सोच रहा है कि कहाँ पे हम ये सैटेलाइट के थ्रू ही है जो इस तरह से एक इमेजिन कर रहा है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा आपको काम करेगा। तो ये किसके द्वारा, तो टेक मी टू स्पेस, यानी टेक मी टू स्पेस, टेक मी टू स्पेस के द्वारा, जो हैदराबाद का एक स्टार्टअप टेक्नोलॉजी कंपनी है, किसका हैदराबाद, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद का स्टार्टअप है, क्या टेक स्टार्टअप है, इसके द्वारा यह शुरू किया गया है। और इसी के द्वारा यह भी शुरू किया गया है क्या तो इसमें क्या तो AI लैब इन स्पेस, AI लैब इन स्पेस भी शुरू किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सबसे पहली बार इंडिया में इस तरह से AI लैब शुरू किया है, कहाँ पे स्पेस में शुरू किया है, तो ये टेक मी टू स्पेस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो हैदराबाद है। तो इस तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ पिक्सल के बारे में जानते हैं कि पिक्सल भारत का एक ऐसा पहला निजी उपग्रह छोड़ने वाला एक ग्रुप ऑफ कंस्टलेशन, यानी कि एक क्या तो ग्रुप में सैटेलाइट्स का ग्रुप, यानी कि 3 सैटेलाइट्स हो गया, 3 सैटेलाइट्स। क्वेश्चन पूछ सकता है कितने सैटेलाइट, तो 3 सैटेलाइट्स को जोड़ा गया है, छोड़ा गया है, और इसको क्या किसके द्वारा तो पिक्सल के द्वारा, और ये भारत के पिक्सल है और गूगल से समर्थित है पिक्सल, लेकिन यह भारत का एक क्या है तो प्राइवेट स्पेस या स्टार्टअप्स है। ठीक है, अगला है कि पद्मश्री से क्या तो पद्मश्री से सम्मानित मैंगो मैन कलीमुल्लाह खान। तो मैंगो मैन भारत का किसे कहा जाता है, कलीमुल्लाह खान। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि भारत का मैंगो मैन किसे कहा जाता है, तो मैंगो मैन कलीमुल्लाह खान के द्वारा विकसित आम की नवीनतम किस्म का नाम किस नेता के नाम पर रखा गया है। तो ऐसे पहले भी नरेंद्र मोदी, योगी के नाम पे या फिर अन्य नेताओं के नाम पे ये रखते रहते हैं, और ये लगभग बहुत सारे फसलों किस्मों का जो आम के किस्म होते हैं उसके नाम इस तरह से रखा दिया है। तो इस बार है राजनाथ आम रखा है क्या, तो इस तरह से राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके नाम पर राजनाथ आम इस तरह से रखा है, और इस तरह से इनको इस तरह से क्या तो एक प्रसिद्धि देने का काम किया है। तो राजनाथ सिंह, राजनाथ आम, मैंगो मैन कौन, कलीमुल्लाह खान। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने टोटल 20 क्वेश्चन का कवर किया है 1 घंटे के अराउंड, और ये कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये आपको मंडे टू फ्राइडे आपको दिया जाएगा, और इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस के आसपास रहेंगे। लास्ट में फिर बाद में रिवीजन के तौर पे बाद में भी और भी इसमें जोड़ते हुए चलेंगे, वन लाइनर भी जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता दे सकते हैं, और साथ ही साथ ये बता दें कि क्या इसे हम कंटिन्यू करें या नहीं करें। एक कैसा लगा वीडियो कंटिन्यू आपके तैयारी के लिए, एग्जाम सारे वनडे एग्जाम्स के लिए आपके लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 साल के करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया जाएगा। तो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी कमेंट है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए अभी तक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।